हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आप सभी का आपके एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो चाहे आप बीए वाले बच्चे हो, चाहे बीएससी वाले बच्चे हो, चाहे बीकॉम वाले बच्चे हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आपका जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है उससे एफिलेटेड जो हरिश्चंद्र कॉलेज है उसमें 6/8/2026 को गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का पेपर कंडक्ट करवाया जाना है। और आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड और भी जितने भी कॉलेज हैं तो उसमें भी इसका पेपर थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट में हो सकता है, पर होगा ज़रूर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि यदि आप जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उतना आप पढ़ लेते हो तो आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहीं से आपका पूरा जो कंप्लीट स्टडी होती है ना वो मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देखना है स्टार्टिंग टू लास्ट तक। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चन इसमें हैं और आपके शिक्षक के सलाह से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग अपना पढ़िए और यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए। ओके, तो आप क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौमी एकता से गांधी जी का क्या तात्पर्य था। कौमी एकता क्या था और उससे गांधी जी का क्या तात्पर्य था। तो आंसर देखते हैं। कौमी एकता का मतलब है सभी धर्मों के लोगों में भाईचारा और प्रेम। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे क्योंकि बिना एकता के देश आज़ाद और मजबूत नहीं बन सकता। यदि आप लोगों ने गांधी जी के समय की कहानियाँ पढ़ी होंगी तो गांधी जी का मेन फोकस किस पे रहा करता था कि सभी धर्म के लोग एक साथ प्रेम भावना के साथ रहें। इस पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा क्या रहता था, जोर रहता था। तो गांधी जी सदैव चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ देश के लिए लड़ेंगे तो हमारा देश जो है वो आज़ाद होता। तो इसलिए गांधी जी जो है वो कौमी एकता के पक्ष में थे कि कौमी एकता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग जब एक साथ रहते हैं वो भी खुशी खुशी भाईचारा के साथ प्रेम के साथ, तो उसी को कौमी एकता कहते हैं। और गांधी जी ने कौमी एकता के बारे में यही अपना विचार दिया था कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है अस्पृश्यता निवारण क्यों ज़रूरी है। तो अस्पृश्यता निवारण होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है देख लेते हैं। गांधी जी छुआछात को समाज का सबसे बड़ा पाप मानते थे जो कि वास्तविकता में होता है। छुआछात नाम का कोई चीज़ नहीं है लेकिन समाज के द्वारा बनाया हुआ ये है कि छुआछात माना जाता है। लेकिन गांधी जी के हिसाब से जो छुआछात था वो समाज का सबसे बड़ा पाप माना जाता था। उन्होंने हरिजनों को ईश्वर के लोग कहा। हरिजन पता है कौन होते हैं? तो हरिजन होते हैं वे लोग जो लोग नीचे कास्ट के होते हैं ना, छोटे कास्ट के, उन्हें हरिजन कहते हैं। पर गांधी जी ने कहा हरिजन यानी हरि मतलब भगवान और जन यानी लोग। तो हरिजन यानी ईश्वर के लोग हैं वो सब छोटे कास्ट के नहीं होते, वो लोग तो ईश्वर के लोग होते हैं। जब तक समाज का एक वर्ग अपमानित होगा तब तक सच्ची आज़ादी नहीं आ सकती। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब तक समाज का छोटा से छोटा वर्ग जो है, छोटा से छोटा समाज जो है वो अपमानित होकर रहेगा तब तक सच्ची आज़ादी नहीं मानी जाएगी। तो सारे समाज के जो लोग हैं, सारे ही लोग जो हैं वो एक समान है, छुआछात नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का निवारण क्यों ज़रूरी था? क्योंकि छुआछात नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी है एक लोग के साथ क्योंकि वो ब्राह्मण है तो उसके साथ आप बहुत ही प्रेम पूर्वक रहोगे और क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है वो हरिजन है तो उसके साथ छुआछात की भावना के साथ। यदि ऐसा है तो ये गलत बात हुआ ना। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है शराबबंदी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। शराबबंदी तो समझ ही रहे हो, शराब जो है वो कितना खतरनाक होता है। तो उसके बंद हो जाने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। शराब से गरीब परिवार बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, झगड़े और बीमारियां बढ़ती हैं। शराबबंदी से पैसा बचत और शिक्षा में लगेगा और परिवार खुशी रहेगा। समझ रहे हैं, जब शराब एक गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति शराब पीने लगता है ना, उसके परिवार में जाके उस परिवार की हालत एक बार देख लीजिएगा तो उस परिवार की हालत बहुत ही ख़राब
प्रकार से रहती है, बर्बाद परिवार पूरा हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि शराब जब किसी गरीब परिवार में कोई पीता है, अमीर परिवार में भी पीता है, तो उसका भी परिवार खुश नहीं रहता है, उसका भी परिवार दुखी ही रहता है। तो उससे क्या होता है, पैसे की बर्बादी होती है, झगड़े होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, कैंसर होता है, शराब पीने से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। और शराबबंदी से क्या होता है, पैसा बचता है, शिक्षा में वही पैसा लग सकता है, परिवार जो है वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, यदि यही चीज़ लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो 5 नंबर में आता है, तो इसको आप बना के बड़ा लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मतलब मेन समझना है, उसके बाद बना के आप लोग खुद लिख लोगे, इतने बड़े हो गए हो और मुझे पता है आप लोग समझदार भी बहुत हो, तो बना के लिख दोगे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन हमारा कहता है, स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था। स्वदेशी, स्व मतलब जानते हो अपना, और देशी मतलब देश, तो अपने देश के लिए जो आंदोलन था उसका क्या उद्देश्य था। स्वदेशी का उद्देश्य था अपने देश में बना सामान अपनाना और खादी को बढ़ावा देना। इससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा और विदेशी पर निर्भरता कम होगा। जब महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है। तो जो गांधी जी जो हमारे थे ना, वो जब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई किया करते थे, लड़ाई उनका कैसा था, शांतिपूर्वक था। तो जब वो किया करते थे तो उस समय उन्होंने खादी वस्त्र को बनाना शुरू किया था। आप लोगों को पता ही होगा, खादी वस्त्र बनाना उन्होंने शुरू किया था। तो स्वदेशी का उद्देश्य उनका क्या था कि अपने देश में बना हुआ सामान जो है उसे अपनाना, खादी को बढ़ावा देना। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, गांव के लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा और विदेशों पर निर्भरता, जो विदेशी कपड़े हम लोग पहनते थे, पहले के लोग जो पहनते थे जब गुलाम था हमारा भारत, तो वो सब जो विदेशी के ऊपर निर्भरता है ना, वो कम होगा। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो कहता है कि गाँव उद्योग से क्या लाभ है। गाँव उद्योग से क्या लाभ है, तो गांव में ही रोजगार मिलेगा, शहर की तरफ पलायन रुकेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। समझ रहे हो, गांव उद्योग से लाभ क्या क्या है। पहला लाभ, गांव में ही इंसानों को, जो व्यक्ति हैं जिन्हें काम चाहिए, तो गांव में ही उन्हें रोजगार मिल जाएगा। और शहरों की तरफ पलायन, यानी कि शहरों की तरफ वो लोग जाएंगे नहीं, गांव में ही रुके रहेंगे। और आत्मनिर्भरता जो है ना वो विकसित होगा, आत्मनिर्भर लोग बनेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि गाँव की सफाई क्यों आवश्यक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, गांव की सफाई क्यों आवश्यक होती है, ताकि गांव से बीमारियां दूर हो, गांव में गंदगी कम हो, लोग स्वस्थ रहे, उनका दिमाग ज़्यादा चले। तो यही चीज़ लिखा गया है, सफाइयों से बीमारियां दूर होती हैं, सफाई से बीमारियां दूर होती हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। गांधी जी रोज खुद सफाई करते थे और इसे प्रार्थना के बराबर मानते थे। वो दूसरे से भी प्रार्थना करते थे कि सफाई करना ज़रूरी है, और गांधी जी खुद भी सफाई किया करते थे। गांधी जी के ही लक्ष्य कदम पे चल के हमारे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज के समय में बहुत ही ट्रोल हो चुके हैं, तो वो जो है वो भी सफाई करना प्रारंभ किए थे, है ना। लेकिन आज के समय में उनके कुछ कर्मों की वजह से वो बहुत ही ट्रोल हुए हैं, जो कि वास्तविकता में सच है, सही है, ये आप लोग भी मानते होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा कहता है, बुनियादी शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। बुनियादी शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखना है हमें। बुनियादी शिक्षा क्या होता है, उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। तो बुनियादी शिक्षा का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। तो बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है कि जब आप पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करते हो ना, तो उसको कहा जाता है बुनियादी शिक्षा। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही साथ कोई काम भी कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है बुनियादी शिक्षा का मतलब। समझ लिया। अब 2 विशेषताएं, तो पढ़ाई के साथ शिल्प सिखाना, जैसे कुताई बुनाई, कटाई बुनाई, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा से हमें क्या क्या, पढ़ाई के साथ हम शिल्प सीख सकते हैं, कटाई बुनाई, ठीक है। तो ये सब सीखा जा सकता है, जो कि बहुत से बच्चे सीखते भी हैं। और इससे और क्या होता है, तो बच्चे को आत्मनिर्भर और चरित्रवान बनाया जाता है। गांधी जी का नारा था, हाथ से काम, दिमाग से पढ़ाई। हाथ से काम करो और दिमाग से। आप लोग ही नोटिस कीजिए, मतलब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़ाई के साथ पढ़ाते भी हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ पढ़ाते हैं या एक्स्ट्रा अदर का वर्क भी करते हैं, लेकिन जो नहीं काम करते हैं, तो उनका क्या सारा समय जो है वो कहाँ जाता है बताइए मुझे।
आपका जो समय है वो कहीं नहीं जाता होगा ना, वेस्ट ही होता होगा, तो उस वेस्ट वाले समय को कुछ काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि वयस्क शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो वयस्क शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चलिए आंसर देखते हैं। जो बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें साक्षर बनाना, ताकि वे अपने अधिकार समझे, हिसाब रख सके, सरकार की योजनाएं समझे और बच्चों को पढ़ा सके। वयस्क शिक्षा इसलिए बनाया गया ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उन्हें भी साक्षर यानी शिक्षित बनाया जा सके, ताकि वे भी अपने अधिकार समझे, हिसाब रख सकें। हिसाब यानी कि जब पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, जैसे कभी कभी सब्जी लेने आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे क्या कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो कभी ज़्यादा पैसा दे देंगे, कभी कम पैसा ले लेते हैं, कभी कम पैसा देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत किया करिएगा कि यदि कम पैसा दे, ज़्यादा पैसा दे तो लेके आ जाए, नहीं, उन्हें बताना है ना, क्योंकि कोई देखे ना देखे ईश्वर तो देख ही रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्त्री उत्थान के लिए गांधी जी ने क्या कहा। तो गांधी जी स्त्री पुरुष को समान मानते थे। उत्थान यानी होता है कि स्त्री के विकास के लिए, तो गांधी जी ने स्त्री और पुरुष को समान मानते थे। उन्होंने कहा स्त्रियों को शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान मिलना चाहिए। स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होगा। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि स्त्री का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पुरुष की शिक्षा नहीं, स्त्री की जो शिक्षा है वो भी बहुत ज़रूरी मानी जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है आरोप शिक्षा से क्या आप क्या समझते हैं। आरोग्य शिक्षा, आरोप नहीं, आरोग्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आरोग्य शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य के नियम सीखना। आरोग्य शिक्षा का मतलब समझिए, ये इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये आता है। ठीक है, तो आरोग्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आरोग्य शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य के नियम सीखना, रोज नहाना, साफ पानी पीना, व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना और बीमारी से बचाव करना। आरोग्य शिक्षा किसे कहते हैं। आरोग्य शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जो कि हमें स्वस्थ बनाना सिखाता है ना। तो स्वस्थ हम कैसे बनेंगे, जब हम अपने स्वास्थ्य का नियम से ध्यान रखेंगे, रोज नहाएंगे, साफ पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, बीमारी से बचाव करेंगे, तो इसी में तो हमारा आरोग्य शिक्षा कंप्लीट होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है, एक सेकेंड, ये देखिए क्या हो गया है, रुक जा भाई। चलिए 11वां क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि राष्ट्रीय भाषाओं का क्या महत्व है। राष्ट्रीय भाषाओं का महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय भाषा जो हमारी है उसका आप कमेंट के माध्यम से बताइए हमारी राष्ट्रीय भाषा है कौन कौन सी। तो हमें यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय भाषाओं का महत्व क्या है। तो भारत में अनेक भाषाएं हैं, सब भाषाओं का सम्मान करने से एकता बढ़ती है। भारत के नाम पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रभाषाओं का महत्व क्या है। तो राष्ट्रभाषाओं का महत्व क्या है, भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और भारत भाषा के नाम पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रभाषाओं के नाम पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रभाषा के महत्व को हमारा बढ़ाना चाहिए पर उसके नाम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रभाषा की क्या आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे हमने राष्ट्रीय भाषा का महत्व समझा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा की क्या आवश्यकता है वो देखेंगे। तो राष्ट्रभाषा से पूरे देश के लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे ताकि उत्तर से दक्षिण तक संपर्क और एकता हो। तो राष्ट्रभाषा से पूरे देश के लोग जो है ना वो एक दूसरे से बात कर सके। अब एक ही राष्ट्रभाषा रहेगा तो पूरे देश के लोग उस राष्ट्रभाषा को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोल पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एकता बढ़ेगा। और गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे ताकि उत्तर से दक्षिण तक संपर्क और एकता हो। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है राष्ट्रभाषा है कौन सी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 13 नंबर पे क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है। आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है। तो
ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की अमानत माने और गरीब के कल्याण में खर्च करें, अमीर गरीब की भेद मिटे। आर्थिक समानता यानी कि पैसे से सभी लोग समान कैसे रह सकते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से, यानी ट्रस्टीज़ बहुत से होते हैं ना जो कि पैसे को इधर से उधर भेजते हैं, लेते हैं, तो उसके सिद्धांत से हमारा जो पैसा है, आर्थिक समानता है, वो बन सकता है। और अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की असमानता माने और गरीब के कल्याण के लिए में खर्च करें। अमीर लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस अपने पास पैसा रखना चाहिए, उन्हें गरीब के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो अमीर गरीब का भेद इससे मिटेगा और आर्थिक समानता जो है वो आएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है किसान की स्थिति सुधारने के 2 उपाय बताइए। किसानों को खेती के नए तरीके और बीज सिखाना, मतलब किसान को यदि हम नए तरीके से खेती करना सिखाएं और बीज कैसे डाला जाता है, किस समय में, किस मंथ में, होता है ना कि हर मंथ में अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट सब्जियां ये हम लगा सकते हैं, तो हर किस मंथ में कौन सा लगाना है वो सब हमें सीखना है। और उन्हें कम ब्याज पर कर्ज और बाज़ार की सुविधा देना। किसान देश का अन्नदाता होता है, तो उसको हमें अनेक प्रकार से मदद करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है श्रम की गरिमा से क्या तात्पर्य है। तो श्रम, जो हम काम करते हैं, तो उसकी गरिमा से क्या तात्पर्य है? तो हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, मजदूर की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। शारीरिक और बौद्धिक श्रम में कोई अंतर नहीं, सब श्रम बराबर है। श्रम की गरिमा यानी कोई काम ये नहीं कि कोई मोटा उठा के जा रहा है तो उसका काम छोटा है, और कोई ऑफिस जा रहा है तो उसका काम बहुत बड़ा है, नहीं, हमें सारे काम को ही सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो यही श्रम की गरिमा से तात्पर्य होता है। आगे बढ़ेंगे। तो आगे 16 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आदिवासी उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए। आदिवासी के उत्थान के, आदिवासी कौन लोग होते हैं बताएंगे आप लोग? तो कमेंट कीजिए आदिवासी कौन लोग होते हैं। तो आदिवासी उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए? आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना चाहिए, उनकी संस्कृति और जंगल बचाना, उनका शोषण और अत्याचार रोकना। तो समझ ही गए होंगे कि आदिवासी लोग जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। तो आदिवासी को शिक्षा देना चाहिए, उन्हें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए यानी कि हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, उनकी संस्कृति और जंगल को बचाना चाहिए। आदिवासी की संस्कृति हम लोगों से काफ़ी भिन्न होती है, तो उनकी संस्कृति को और जंगल को बचाना चाहिए, उनका शोषण होने से और अत्याचार होने से हमें रोकना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कोढ़ी सेवा का क्या महत्व है। तो कोढ़ी सेवा का क्या महत्व हो, उसे देख लीजिए। कोढ़ी से नफरत नहीं करनी चाहिए। गांधी जी कहते थे बीमार की सेवा करना। कोढ़ी आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो थोड़े झुके हुए लोग रहते हैं, जिनके पीठ साइड पे थोड़ा मोटा सा रहता है और वो थोड़े झुकी रहते हैं, तो उन्हें कोढ़ी कहते हैं। तो कोढ़ी से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। गांधी जी कहते थे बीमार की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। वो एक प्रकार से बीमारी रहते हैं ना। सोचिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे रह रहा है झुक के थोड़ा, तो उसको कष्ट तो होता ही होगा। तो बीमार की गांधी जी क्या कहते थे, बीमार की हमें सेवा करनी चाहिए, उसका सम्मान देना चाहिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और इलाज देना चाहिए, ठीक है। तो कोढ़ी लोगों की सेवा करनी चाहिए हमें। अब 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श विद्यार्थी के 3 गुण इंपॉर्टेंट आता है। गांधी जी के हिसाब से एक आदर्श विद्यार्थी के 3 गुण कौन कौन से हैं? तो सत्यवादी और अनुशासित होना। पहला गुण सत्यवादी यानी सत्य हमेशा, कोई भी बच्चा, आप हो, कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट, सबको ही सत्यवादी होना चाहिए और अनुशासन के साथ रहना चाहिए। और देश सेवा और चरित्र निर्माण की भावना, देश की सेवा के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए कि मुझे भी देश की सेवा करनी है। और चरित्र निर्माण यानी अपने चरित्र को दिन प्रतिदिन बनाना चाहिए, यानी कि बिगाड़ना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। और परिश्रमी और स्वावलंबी होना चाहिए, यानी परिश्रम करने वाला एक विद्यार्थी का कर्तव्य होना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी में परिश्रमी का गुण होना चाहिए और स्वावलंबी यानी अपने ऊपर निर्भर होने का गुण होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य की
पवित्रता का क्या अर्थ है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य की पवित्रता का क्या अर्थ है, उसे उदाहरण सहित समझाइए। तो गांधी जी कहते थे कि जैसा साध्य वैसा ही साधन होना चाहिए। इसका मतलब है लक्ष्य अच्छा है तो उसे पाने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। गलत तरीकों से सही लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। मतलब समझ रहे हैं, साधन, जिस साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर पाएंगे यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो गांधी जी के अनुसार जो हमारा लक्ष्य है, यदि हमारा लक्ष्य सही है, और लक्ष्य सही ही होना चाहिए, तो जो हमारा लक्ष्य अच्छा है तो उसे पाने का जो रास्ता है वो ये नहीं कि हम गलत तरीके से चुनेंगे, नहीं, हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम सही तरीके से अपने लक्ष्य को चुन सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उदाहरण देख लीजिए। तो मान लीजिए हमें देश को आज़ाद करना है, ये साध्य है। अगर हम इसके लिए हिंसा, झूठ और बम का सहारा लें, बम जो कि फोड़ा जाता है ना, तो बम का सहारा लें तो ये साधन गलत हो जाएगा। तो साध्य यहाँ पे है हमें देश को आज़ाद करना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य है देश को आज़ाद करना है, लेकिन यदि इसको आज़ाद करने के लिए हम हिंसा, झूठ और बम की सहायता लें तो ये जो साधन है ना वो गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें नहीं करना है। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य का रास्ता अपनाया, इसलिए उनका जो साध्य है और साधन है दोनों पवित्र है। दोनों ही, साध्य जो है देश को आज़ाद कराना ये भी पवित्र है, और साधन जो है उन्होंने क्या लिया था, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था, अहिंसा अपनाया था, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, और सत्य का रास्ता अपनाया था। तो उनका जो था वो काफ़ी पवित्र था। और महत्व तो हम देख लेते हैं। तो महत्व में हमारा क्या क्या, आज के जीवन में भी ये लागू होता है। अगर हमें एग्ज़ाम में पास होना है तो नकल करके नहीं बच्चों, नकल बिल्कुल नहीं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है आप लोग नकल तो नहीं ही करते होंगे, पर आप लोगों को नकल करना भी नहीं है। आज के जीवन में भी ये लागू होता है। अगर हमें एग्ज़ाम में पास होना है तो नकल करके नहीं, मेहनत करके पास होना चाहिए, तभी असली सफलता मिलती है हमें। ठीक है, इसलिए गांधी जी का सिद्धांत है साधन की पवित्रता ही साध्य की गारंटी होती है। साधन की पवित्रता जो होती है ना वही साध्य की गारंटी होती है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, साध्य जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोग होते हैं उसकी जो गारंटी है वो साधन होती है। आपका साधन अच्छा है तो आपका लक्ष्य प्राप्त ज़रूर ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महात्मा गांधी के जन्म से मृत्यु तक उनके चरित्र का वर्णन किया। और इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में अलग से भी आप लोगों को एक डालूंगी, क्योंकि ये सच्ची बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लॉन्ग बना के, लॉन्ग जो 20 नंबर का आपका आता है ना उसमें ये आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी के जन्म से मृत्यु तक उनके चरित्र का विवरण कीजिए। तो महात्मा गांधी का चरित्र जन्म से मृत्यु तक, जन्म और बचपन। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म एक धार्मिक और ईमानदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे सत्यवादी और डरपोक थे। माँ पुतलीबाई की पूजा पाठ और व्रत का उन पर गहरा असर पड़ा। यानी गांधी जी का जो परिवार था वो धार्मिक और ईमानदार परिवार था, और बचपन से ही वे सत्यवादी यानी सच के प्रति थे और थोड़े डरपोक भी थे। और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। वो पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, व्रत भी किया करती थी। तो इनका गहरा असर महात्मा गांधी पर पड़ा था। वो भी माँ को देखकर बहुत कुछ सीखा करते थे। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो विद्यार्थी जीवन और सत्यनिष्ठा। जब विद्यार्थी जीवन में महात्मा गांधी थे तो उनका क्या था व्यवहार वो देखिए। तो स्कूल में एक बार इंस्पेक्टर ने स्पेलिंग गलत लिखवाई। टीचर ने इशारा किया नकल करने को, पर गांधी जी ने मना कर दिया। यही से उनकी सत्य पर अडिग रहने की आदत बनी। आप लोग गांधी जी की ये कहानी सुने होंगे कि गांधी जी जब एक बार एग्ज़ाम में लिख रहे थे तो टीचर उनको नकल करने के लिए प्रेरित किए, पर उन्होंने साफ साफ क्लास में खड़े होकर बोल दिया टीचर मैं नकल नहीं करूँगा। तो यहीं से उनका जो सत्य पर अडिग रहने की प्रारंभ थी वो प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो इंग्लैंड और वकालत, सत्य और सादगी। इंग्लैंड में उन्होंने
अपना वकील का पढ़ाई था वो कंप्लीट किया था। तो इंग्लैंड जाकर वकील बने, वहाँ भी उन्होंने मांस और शराब को हाथ नहीं लगाया। लोग आजकल के बच्चे, मैं आजकल के बच्चों की नहीं बात करूँगी, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, परिवार से दूर जाते हैं, गलत संगति में फंस जाते हैं। पर हमारे महात्मा गांधी काफ़ी सात्विक लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ से बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी हुई थी ना, तो उसको ही वो अपने जीवन में उतारते थे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है कि इंग्लैंड जाकर वकील बने, वहाँ भी उन्होंने मांस और शराब को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि ये माँ से वादा था, उनका माँ से वादा था। आप लोग जानते होंगे पहले के ज़माने के बच्चे ज़्यादा नहीं जाते थे विदेश पढ़ने के लिए, पर इन्हें भेजा गया था, तो माँ को डर तो लगा ही रहा था होगा। तो माँ ने वादा लिया था इनसे कि कोई भी गलत काम नहीं करना है, तो इन्होंने माँ के वादे को पूरा किया था। चरित्र की पवित्रता शुरू की थी और गांधी जी ने अपने चरित्र को विकास करना शुरू किया था। चौथा पॉइंट हमारा है दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का जन्म। तो दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का जन्म हुआ था। ये बहुत ही हंसने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी को मैं जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में एक ही इसी क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी ना, तो डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर में आएगा ही, गारंटी लेती हूँ मैं, आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब 1% में यदि ना आए तो वो अलग बात हो जाएगी, पर 99.9% रहता है कि आए ही। ठीक है, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। इस स्टोरी को आप लोगों को याद रहेगा और आप लिख भी पाओगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का जन्म कैसे हुआ था? ट्रेन में फेंके जाने के बाद उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति आई, यही उन्होंने सत्याग्रह का हथियार अपनाया। चरित्र में निर्भयता और अन्याय के खिलाफ आवाज़ जुड़ी, क्योंकि वो काले थे गांधी जी, तो इसलिए उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था, क्योंकि गोरे लोग ही दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन पे बैठते थे। तो यहीं से उन्होंने सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो शुरू किया था। ठीक है, डिटेल में मैं जब सिर्फ यही वाला पढ़ाऊंगी ना, तब आप लोगों को बताऊंगी। चलिए 5वां देख लेते हैं, भारत वापसी और जनसेवा। 1915 ईस्वी में जो हमारे गांधी जी थे वो भारत वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और भारत आकर उन्होंने अमीरों जैसे जीवन त्याग दिया। धोती, चरखा और आश्रम का जीवन, साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वहाँ पे अपना जीवन जीना शुरू किया। चरित्र में सादगी और सेवा भाव सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे हमारे गांधी जी थे, ऐसे उन्हें राष्ट्रपिता थोड़ी कहा जाता है। तो छठा हमारा पॉइंट आ जाएगा प्रमुख आंदोलन। उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन किया था हमारे भारत में वापस लौटने के बाद? तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण और खेड़ा का आंदोलन था। किसानों के लिए लड़े, करुणा और सेवा के द्वारा, करुणा के लिए उनके हृदय में करुणा था, सेवा का भाव था, इसलिए उन्होंने चंपारण और खेड़ा जिले में किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी। और दूसरा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों से बिना हिंसा लड़े, अहिंसा और साहस उन्होंने दिखाया था। तो और तीसरा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, देशभक्ति और निर्भयता। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रचनात्मक कार्य उनके क्या क्या थे? रचनात्मक कार्य, मानवता का चरित्र। ठीक है, तो उन्होंने छुआछूत मिटाई, स्त्रियों का सम्मान दिया, खादी चलाई, गांव साफ किया। उनका मानना था राजनीति के साथ चरित्र निर्माण ज़रूरी है। उनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। प्रार्थना सभा जाते समय गोली लगी, मरते समय उनके मुंह से निकला हे राम। अंत तक सत्य, अहिंसा और क्षमा पर अडिग रहे। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक लाइन में गांधी जी का चरित्र सत्य, अहिंसा, सादगी, सेवा और निर्भयता का प्रतीक था। एक लाइन में यदि हम बताएं तो गांधी जी का चरित्र जो था वो सत्य के राह पर था, अहिंसा के राह पर, और सादगी, सेवा और निर्भयता के राह पर था। तो सब मिला के कहे तो गांधी जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके जैसे व्यक्ति बन पाना ना सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैं इसी के साथ अपने जो भी क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद ये जो हमारा वीडियो है ये 28 मिनट अभी हुआ है, एटलीस्ट 30 मिनट के अराउंड का है। तो यदि इस वीडियो को आप 2 बार भी देख के चले जाते हो आपके एग्ज़ाम में, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको फर्स्ट डिवीज़न आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो 2 बार देखो, अच्छे से समझ लो सारे क्वेश्चंस को। जो ना समझ में आए, जो भी डाउट हो, उसे कमेंट के माध्यम से पूछो। आप लोगों के कमेंट का हर बार मैं जवाब देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। ठीक है, तो कमेंट पूछो जो भी डाउट हो, और एग्ज़ाम को अच्छे से देना। ठीक है, 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है हरिश्चंद्र वाले बच्चों का, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।